ड्यून पार्ट 1। यह कहानी है आज से हजारों साल बाद की, जहां इंसानी टेक्नोलॉजी इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि अब वे ब्रह्मांड के कई और ग्रहों पर राज करने लगे थे। लेकिन वहां भी अभी राजनीति चल रही होती है, जिनका लीडर होता है एम्परर। एम्परर सभी ग्रहों को अपने कंट्रोल पर रखता है। एम्परर के पास एक बेहद बड़ी आर्मी होती है, जो कि बेहद हाईटेक होती है, जिससे जीतना लगभग असंभव होता है। और उस आर्मी का नाम होता है शार्डुकर, जो कि अपनी टेक्नोलॉजी में स्पीस नाम के एक पदार्थ का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसे खाने पर न केवल अवेयरनेस बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति एक सुपर ह्यूमन बन जाता है और इससे इंटर स्पेस ट्रैवल भी संभव होता है। इसलिए इनके जीवन में इसका एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अराकिस में रहने वाले लोग इस पदार्थ को बेहद पवित्र मानते हैं और वे सभी लोग फ्रेमेन कहलाते हैं। यहाँ के रहने वाले इसका लगातार सेवन करते हैं, जिस वजह से इनकी आंखें नीली हो जाती है। अब चैनी, जो कि एक फ्रेमेन है, हमें बताती है कि हाउस ऑफ हार्कनेस के लोग लगातार इसकी माइनिंग कर रहे हैं। वे इसको भगाने की कई नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी हाईटेक सेना के सामने इनकी एक नहीं चलती है। उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक दिन एम्परर के द्वारा उन्हें एक मैसेज दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। आगे हमें कैलेडन प्लैनेट दिखाया जाता है, जिस पर एट्रेटिस राज करते हैं। यह एक हरा भरा प्लैनेट होता है, जहाँ पर पहाड़ पर्वत के साथ ढेर सारा पानी पाया जाता है। और फिर हम पॉल को देखते हैं, जो कि अपनी माँ जेसिका के साथ होता है। जेसिका बहने गैसेरेट समुदाय को फॉलो करती है, जिनके सदस्यों के पास मानसिक और शारीरिक क्षमताएं होती है, जिससे कि वे किसी को भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनमें से कई भविष्य भी देख सकते हैं और साथ ही बहुत कुछ। और जेसिका अपने बेटे पॉल को भी उन्हीं शक्तियों का उपयोग करना सिखा रही होती है। उस समय पॉल अपने विज़न से परेशान होता है और वह उन्हीं विज़न के बारे में अपनी माँ को बता रहा होता है, जिसमें वह हर बार एक लड़की को देखता है। आगे हम एक बड़ी सी शिप को देखते हैं, जो कि इनके प्लेनेट में आती है, जिसमें एम्परर का एक संदेश आया होता है कि वे जाकर एड्रेटिस में अपना कार्यभार संभाले। राजा लेटो उनके संदेश का सम्मान करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें इस पर कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होता है। आगे हम एक नए कैरेक्टर डंकन को देखते हैं, जो कि लेटो का एक खास आदमी होता है और पॉल का बेहद खास दोस्त भी। साथ में वह उनका सेनापति भी होता है और वह सबसे पहले जांच करता है कि कहाँ उनका जाना सही रहेगा या नहीं। डंकन अपने कुछ खास साथियों के साथ एट्रेटिस जाने वाला है, ताकि वह वहां जाकर वहां के लोगों के बारे में जान सके। तब पॉल उसके साथ जाने की जिद करता है, जिस पर डंकन साफ इनकार कर देता है। और तब पॉल अपने विजन के बारे में डंकन को बताता है कि डंकन एक लड़ाई में हार कर मारा जाता है और अगर वो वहाँ होता तो उसे बचा लेता। जिस पे डंकन कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और वहाँ से चला जाता है। आगे हम पॉल और लेटो को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर पॉल लेटो से डंकन के साथ पहले ही एट्रेटिस जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन लेटो उस पर साफ मना कर देते हैं, क्योंकि लेटो को होने वाले राजनीतिक खतरे का डर होता है। इसलिए वे उसे अपने साथ ले जाने को कहते हैं। लेटो आगे बताता है कि एम्परर चाहता है कि वे हमें और अराकिस को आपस में लड़ा दे और हम दोनों को वे कमज़ोर कर दे और वहाँ की माइनिंग को हथिया ले। इसलिए मैंने डंकन को पहले भेज दिया है, ताकि हम फ्रेमन से दोस्ती कर सके और आगे आने वाले खतरे से दोनों बच सके। आगे वह पॉल को काउंसिल में बैठने को कहता है, ताकि वह राजनीति सीख सके। आगे हम हेलेक को देखते हैं, जो कि एट्रेटिस के एक बेहद ही ईमानदार वॉरियर होता है और वह पॉल को हथियार चलाना और लड़ना सिखा रहा होता है, क्योंकि डंकन वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। वे लड़ाई से पहले एक गैजेट के द्वारा अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेते हैं, जिससे कि उन्हें कोई हथियार चोट न पहुंचा सके। हेलेक हथियार चलाने के साथ साथ लड़ाई के कई और पैतरे भी उन्हें सिखा रहा होता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम हार्कोनिन साम्राज्य को देखते हैं, जहाँ रेबन अपने लीडर बैरन के सामने होता है, जो कि उसका अंकल भी होता है। और वह इस बात से बेहद नाराज होता है कि एम्परर ने उनसे माइनिंग का काम लेकर एट्रेटिस को दे दिया। तब बैरन उसे शांत करते हुए कहता है कि चिंता न करो, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरफ हम जेसिका को देखते हैं, जो कि पॉल को तैयार करती है और उसे हेलेन के पास लेकर जाती है, जो कि जेसिका की टीचर थी। तब डॉक्टर यूई वहाँ पे आकर उसकी जांच करते हैं, जिसमें वह पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। जेसिका पॉल को अपनी ट्रेनिंग याद करने को कहती है और जेसिका पॉल को हेलेन के पास भेज देती है। हेलेन पॉल की एक परीक्षा लेती है, जिसमें पॉल को एक असहनीय दर्द होता है
और जैसे ही उसकी परीक्षा खत्म होती है तब पॉल अपने विजन के बारे में हेलेन को बताता है, जो कि अक्सर सच भी होते हैं। जिसके बाद हेलेन वहाँ से वापस जाने लगती है। जाते जाते हेलेन जेसिका से कहती है कि तुमने नियम के विरुद्ध जाकर कार्य किया है और इसे ट्रेन किया है। अगर यह सबका तारणहार है तो इसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आना अभी बाकी है और इसकी ज़िंदगी बेहद कठिन होने वाली है। लेकिन यह सारी बातें पॉल सुन लेता है और तब पॉल उससे पूछता है कि इन सभी का क्या मतलब है। जिस पर जेसिका उसे बताती है कि वे हजारों सालों से अलग अलग वंशों का संगम कराते आए हैं ताकि वे एक ऐसा दिमाग पैदा कर सके जो कि समय को कंट्रोल कर सके, और वही हमारा भविष्य होगा। आगे लेटो अपना प्लेनेट छोड़कर अपने सभी साथियों के साथ अराकिस पहुंचता है, जहां पर हावर्ड उनका स्वागत करता है। और जब वे जहाज से शहर की ओर जाने लगते हैं तब पॉल को देखते ही वहां की जनता लिसन एल गैब के नारे लगाने लगती है, जिसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान, और वे उसे अपना तारणहार मानने लगे थे। उनकी सारी सेना वहां पहुंचती है और वे सभी शहर पहुंचते हैं, जहां की चारों ओर सिर्फ रेत ही होती है और रेत के सिवा कुछ नहीं होता है। और वहां की एक कहावत होती है कि यहाँ नहाने के लिए पानी नहीं, रेत मिलती है। आगे जेसिका को एक फ्रेमिन नौकरानी मिलती है, जो कि उसे उपहार में एक क्रश नाइफ देती है। पॉल उस जगह का मुआयना कर रहा होता है। तब पॉल को रेत की विशालकाय कीड़े के बारे में पता चलता है, जिसे कि वे सिंड्रोम कहते हैं, जो कि 400 मीटर से भी ज़्यादा लंबा होता है। पॉल अपने कमरे में होता है और फ्रेमन के सिंड्रोम से बचने के उपाय देख रहा होता है। फ्रेमन इसलिए रेत चाल का उपयोग करते हैं ताकि सिंड्रोम तक उनकी भनक ना पहुंच पाए। तभी वहां पे एक जासूस के द्वारा हंटर स्नीकर से पॉल पर एक अटैक किया जाता है, जो कि एक जानलेवा होता है। लेकिन पॉल इससे बच जाता है, जो कि पानी की पाइप से अंदर आया होता है, और वह एक हार्कनिंग सैनिक होता है, जो कि काफ़ी समय पहले ही यहाँ पे दफना दिया गया था ताकि वह सही समय आने पर पॉल पर हमला कर सके। तो दूसरी ओर हम हार्कनिक्स में हेलेन को देखते हैं, जो कि एम्बरर के एक मैसेज के साथ वहाँ पर आई होती है। हेलेन बताती है कि अराकिस पर कोई भी सैटेलाइट मौजूद नहीं है, इसलिए तुम अपना काम आसानी से कर सकते हो। जिस पर वैरन अपनी जवान देता है कि वह उन्हें कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हेलेन के जाते ही वह अपने आदमी से कहता है कि वह सभी को ख़त्म कर दे। इस तरफ हम पॉल को देखते हैं, जो कि अराकिस में अपनी पहली बैठक में आता है, जहां पर लेटो का पूरी तरीके से ध्यान व्यापार पर होता है। आगे हावर्ड उसे खनिज पात दिखाने लेकर जाता है। तभी हम डंकन को देखते हैं, जो कि अपनी यात्रा से वापस आता है। वह पिछले 4 हफ्तों से एक स्टिच कबीले के साथ था, जो कि पहाड़ी गुफाओं के बीच रहते थे, जहाँ पे वे हजारों से भी ज़्यादा लोग थे। और ऐसे यहाँ पे कई स्टिक्स कबीले मौजूद है, यानी कि लाखों करोड़ों फ्रेमन। तब उस कबीले का लीडर उनके सामने आता है, जिसका नाम स्टिलगार्ड होता है। लेटो उसका सम्मान करता है और लेटो कहता है कि वो हमेशा उनकी सुरक्षा पर रहेंगे और अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। जिसके बाद स्टिलगार्ड वापस चला जाता है। जिसके बाद पॉल कुछ लोगों के साथ होता है, जहाँ पर डंकन पॉल को कुछ गिफ्ट देता है, जिसमें कैंपस के साथ और भी चीज़ें शामिल होती हैं। अगले दिन हम एक साहिजस डॉक्टर काइस को देखते हैं। काइस उनके सूट की चेकिंग करती है और वे खनिज के खेतों की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे वे एक हार्वेस्टर के पास पहुंचते हैं, जो कि स्पाइस की माइनिंग कर रहा होता है। वे कुछ ऊंचाई में जाकर स्पाइस को ढंग से देख रहे होते हैं। तभी लेटो की नज़र एक सिंड्रोम पर पड़ती है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। वे इसकी जानकारी टीम को देते हैं। जांच से पता चलता है कि वह सिंड्रोम सिर्फ 5 मिनट में उन तक पहुंच जाएगा। तब उनकी टीम इस स्कॉलर को उठाने के लिए एक कैरियर को बुलाते हैं। तब वह कैरियर आता है और उस स्कॉलर को उठाने लगता है, लेकिन उसका एक एंकर खराब हो जाता है। तब लेटो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए पहुँचता है। वे सभी को अपने विमान में बिठा लेते हैं, लेकिन तभी पॉल को फिर से वह विजन आने लगता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वह सिंड्रोम उसके पास ही आ गया था। तभी हॉलेक का ध्यान पॉल पर जाता है और वह उसके पास जाता है और उसे बचाकर वापस ले आता है। वे सभी वापस शहर पहुंचते हैं। शहर वापस पहुंचकर लेटो तुरंत डॉक्टर काइन से बात करता है। वह उससे कहता है कि ये सारी मशीन बेकार है, क्योंकि हमें लगातार काम करने की ज़रूरत है और हमें खनिज की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम इन मशीनों से काम कैसे कर पाएंगे। जिस पर डॉक्टर काइंस कहती है कि वह इस पर कुछ नहीं कर सकती। पॉल वापस आकर डॉक्टर यूई से अपनी जांच कराता है। पॉल फिर से अपने विजन के बारे में जेसिका को बताता है, जिसमें वह उस फ्रेमन लड़की को देखता है, और इस बार उस फ्रेमन लड़की के हाथ में क्रश नाइफ होता है, जिससे कि वह पॉल पर वार करती है। तब पॉल बताता है कि आप मां बनने वाली है, जिससे कि जेसिका हैरान रह जाती है
क्योंकि खुद जेसिका को कुछ समय पहले ही इस बात का पता चला था। तो दूसरी ओर हम एम्परर की सेना को देखते हैं, जहाँ पर बैरन का एक सेनापति पहुंचा था, जिससे कि वह उनकी कुछ टुकड़ी ले सके और जाकर अराकिस पर हमला कर सके। तो इस तरफ हम डॉक्टर यूई को देखते हैं, जो कि पॉल को कुछ दवाइयाँ देता है जिससे कि वह अच्छे से सो सके। आधी रात का समय हो रहा था, तभी लेटो की नींद अचानक से खुल जाती है। तब वह एक अजीब सी हलचल देखता है और तभी वह अपने एक गार्ड को मरा हुआ पाता है और तभी डॉक्टर यूई उस पर हमला कर देता है, जिससे कि लेटो बेहोश हो जाता है। और उसी समय अचानक बैरन की सारी सेना उन पर हमला कर देती है और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें एम्परर की सेना भी शामिल होती है। वे चारों ओर तबाही मचा देते हैं। उनकी सेना महल के अंदर तक पहुंच जाती है और वे सभी को मार रहे होते हैं। तभी डॉक्टर यूई लेटो को बताता है कि यह सब कुछ उसने मजबूरी में किया, क्योंकि उनका लीडर बैरन ने उनकी वाइफ को पकड़ लिया है, इसलिए उसे यह सब करना पड़ा। डॉक्टर यूई सबसे पहले लेटो की रिंग निकाल लेता है और उस पर एक नकली दांत लगा देता है और वह दांत जहरीला होता है, जिससे कि वह आसानी से चबाकर तोड़ सकता है। और जब बैरन उसके पास आएगा तब उसे ऐसा करना है जिससे कि उसमें मौजूद सारा जहर हवा में फैल जाएगा, जिससे कि बैरन और वहाँ पे मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन साथ ही लेटो भी मारा जाएगा। बैरन की सेना अराकिस पर हावी थी। तभी डंकन सभी लोगों को मारते हुए पॉल के पास पहुंचता है, लेकिन पॉल वहां पर मौजूद नहीं होता है, क्योंकि उसे बैरन की सैनिक पकड़कर ले जा चुके थे और जेसिका भी उनके साथ होती है। तब डंकन एक सही समय का इंतजार करता है और वहां पे मौजूद कुछ सैनिकों को मारकर उनका एक विमान चुरा लेता है और पॉल की खोज के लिए निकल पड़ता है। बैरन के सिपाही विमान पर उन दोनों को पकड़कर ले जा रहे थे। तब जेसिका और पॉल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने जादुई शब्दों से उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं और वे खुद को आज़ाद करवा लेते हैं और सभी को ख़त्म कर देते हैं। विमान से उतरते ही वे पाते हैं कि उनके शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। इस तरफ हम लेटो को देखते हैं, जो कि अब बैरन के सामने होता है और वहाँ पर डॉक्टर यूई को बुलाया जाता है। डॉक्टर यूई बैरन से अपनी वाइफ को आज़ाद करने के लिए कहता है, लेकिन बैरन डॉक्टर को ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि वह उसकी वाइफ को पहले ही मार चुका था। और जब वह लेटो को मारने उसके पास पहुंचता है, तब लेटो सही समय का उपयोग करता है और अपने दांत को तोड़कर उस गैस से उन पर हमला कर देता है, जिससे कि उस कमरे में उपस्थित सभी लोग मारे जाते हैं। और जब बाकी सिपाही सभी डेड बॉडीज को निकालने अंदर जाते हैं, तब हम पाते हैं कि बैरन अभी जिंदा होता है और वह दीवार पर एक छिपकली की तरह चिपका होता है। इस तरफ जेसिका और पॉल विमान से कुछ जरूरी सामान लेते हैं और एक टेंट पर छिप जाते हैं और उनके पास डॉक्टर यूई का बैग भी होता है, जिसमें उनके लिए एक मैसेज भी होता है। उस मैसेज में डॉक्टर यूई कहते हैं कि वे जाकर फ्रेमिन की तलाश करें, क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद होगी। आगे पॉल को उस बैग में लेटो की रिंग भी मिलती है, जिससे कि वे इस बात को समझ जाते हैं कि लेटो उनके बीच अब नहीं है। तब पॉल को एहसास होता है कि उस टेंट में वह स्पीस मौजूद है। तभी उसे फिर से विजन आने लगते हैं, जिसमें उसे वही फ्रेमिन लड़की दिखाई देती है और वे सभी एक जंग में होते हैं, जिसमें कि पॉल भी खुद शामिल होता है और वे सभी एम्परर के खिलाफ लड़ रहे होते हैं और पॉल उन सभी का लीडर होता है। अगली सुबह वे टेंट से बाहर आते हैं, जहां उन्हें डंकन मिलता है, क्योंकि डंकन भी उन्हें ढूंढ रहा होता है और डंकन के साथ डॉक्टर काइस भी मौजूद होती है। डॉक्टर काइस एम्परर के विरुद्ध जाकर उनकी हेल्प करती है। वे उनसे छिपते छिपाते एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। डॉक्टर काइस उन्हें एक जांच केंद्र पर लेकर जाती है, जो कि अब बंद हो चुकी थी, जहां पहले पानी निकाला जाता था, लेकिन स्पीस की खोज और उसकी बढ़ती मांग ने इसे बंद करा दिया। आगे डॉक्टर काइंस पॉल को समझाती है कि एम्परर एट्रेटिस को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है, जिसमें पॉल कहता है कि अब वे अपने पिता की तरह फ्रेमिन से दोस्ती करेगा और उनसे हाथ मिलाकर उनका सामना करेगा। वे बात कर ही रहे होते हैं कि बैरन के सिपाही उन तक पहुंच जाते हैं और वे उन पर हमला कर देते हैं कि डंकन पॉल को बचाता है और अकेले ही उन सभी से लड़ने लगता है और वह मारा जाता है। और यहाँ पे ठीक वैसे ही होता है जैसा कि पॉल ने अपने विजन पर देखा था कि डंकन उसे बचाते हुए मारा जाएगा। और ठीक वैसे ही होता है। डॉक्टर काइंस पॉल और जेसिका को थॉपर की मदद से वहां निकलने को कहती है और वह कहती है कि वे दक्षिण में जाएं और फ्रेमिन की खोज करें, और काइंस दूसरे रास्ते से वहां से निकल पड़ती है। वे थॉपर तक पहुंचते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। इस तरफ काइंस वहां पे एक डिवाइस का यूज़ करती है, जिससे कि वह सेंड्रोम को अपने पास बुला सके और वहां से बाहर निकल सके। तभी बैरन के कुछ लोग उस तक पहुंच जाते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन उसी समय सेंड्रोम भी वहां पहुंच जाता है और उन सभी को निगल जाता है।
इधर जेसिका और पॉल रास्ते में होते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि कुछ जेट्स अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। तब वे रेत के एक तूफान में चले जाते हैं जो कि बेहद बड़ा होता है, और वे उस रेतीले तूफान में चले जाते हैं जिससे कि वे उनसे आसानी से बच सके। तभी पॉल को फिर से एक विजन आता है जिसमें कि वह एक फ्रेमिन को देखता है जो कि स्टेलगर होता है, और वह उससे कुछ कह रहा होता है। तब पॉल अपने विमान को तूफान के बहाव में ही छोड़ देता है। इधर हम बैरन को देखते हैं जो कि अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, जिसके लिए वह एक लिक्विड में डूबा होता है। तब रेवन वहां पे आता है और बैरन को बताता है कि पॉल उस तूफान में मारा गया। तब बैरन रेवन को व्यापार पर ध्यान देने को कहता है और साथ ही कहता है कि वे उन सभी फ्रेमेन को खत्म कर दे ताकि वे आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना कर सके। इस तरफ हम पॉल को देखते हैं। पॉल का विमान क्रैश हो जाता है, लेकिन वे दोनों बच जाते हैं। वे दौड़कर चट्टान तक पहुंचते हैं ताकि वे सैंड्रोम से बच सके। आगे वे अपना सूट पहनते हैं और कैंपस के सहारे फ्रेमिन की खोज पर निकल पड़ते हैं, और वे वहां चलने के लिए फ्रेमिन की चाल अपनाते हैं ताकि सैंड्रोम को उनकी भनक न लग सके। वे लगातार आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक शाम उनसे गलती हो जाती है। वे सैंड्रोम को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और वह सैंड्रोम लगातार तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ रहा था, तो वे उससे बचने के लिए तेजी से चट्टान की ओर भागते हैं, और सैंड्रोम जस्ट उनके पीछे ही होता है। लेकिन एक थंपर की आवाज़ से वह अचानक रुक जाता है, जिससे कि उनकी जान बच जाती है। लेकिन वे लगातार भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ फ्रेमिन उन्हें घेर लेते हैं जो कि किसी और के नहीं बल्कि स्टेलगार के आदमी होते हैं। स्टेलगार के आदमी जहां उन दोनों को मारने की बात कर रहे होते हैं, तो दूसरे ओर स्टेलगार शाही हुलूस से बच आने पर पॉल से काफ़ी इम्प्रेस होता है, और वह उसे अपने कबीले पर शामिल करने को तैयार हो जाता है। और जब स्टेलगार को पता चलता है कि जेसिका एक जादूगरनी होने के साथ साथ एक फाइटर भी है, तो वह उसका सम्मान भी करता है। लेकिन स्टेलगार का एक आदमी इस पर आपत्ति जताता है, और वह पॉल को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। लेकिन पॉल इस लड़ाई को स्वीकार कर लेता है और वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तब पॉल को फिर से एक विज़न आता है जिसमें वह देखता है कि उसे एक वॉरियर बनने के लिए खुद की जान लेनी होगी, यानी पॉल को खुद को ख़त्म करना होगा। तभी हम चैनी को देखते हैं जो कि उसके पास आती है और उसे एक क्रश नाइफ देती है, और वह कहती है कि मैं तुम्हें तारणहार नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक इज्जत की मौत मरो। और यह वही लड़की होती है जो कि उसे हमेशा विजन पर दिखाई देती है। जेम्स और पॉल दोनों लड़ना शुरू करते हैं, और वे लड़ाई में एक दोनों को कड़ी टक्कर देते हैं। पॉल बीच में जेम्स पर हावी हो जाता है और उसे हार मानने के लिए कहता है, लेकिन यह लड़ाई में उन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, और यह लड़ाई उन दोनों में से किसी एक के मर जाने पर ही समाप्त होगी। पॉल उसे हार मानने को इसलिए कह रहा होता है क्योंकि पॉल ने इसके पहले किसी की जान नहीं ली थी। तभी वह फिर से एक विजन देखता है जो कि उसे खड़े होकर लड़ने के लिए कह रहा होता है। तब वह अपने क्रश नाइफ से जेम्स की जान ले लेता है। पॉल इस लड़ाई में जीत चुका था और अब वो उनमें से एक बन गया था। वे सभी उसका सम्मान करते हैं। तब पॉल अपने पिता की तरह उन सभी का साथ मांगता है ताकि वह एम्परर से बदला ले सके, जिसमें स्टिलगार तैयार हो जाता है। आगे पॉल एक सैंड्रोम में एक फ्रीमैन को चलते हुए देखता है, जिसमें चैनी कहती है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है।